नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित। जैसा कि मेरा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है आप लोग के लिए 68 बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ जो आने वाले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है और जो अपकमिंग यूपीएससी के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए तथ्य और फैक्ट और एनालिटिकल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ये एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं वन डे के लिए, ये सारे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे इस सीरीज़ में कि पहले सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अरब ने स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग को अवरोध कर दिया था, जिससे एक नए समुद्री मार्ग की खोज की ज़रूरत पड़ी। जिसके बाद पुर्तगालीज ने भारत में आगमन किया और फिर उन्होंने अपना विस्तार किया। उसके बाद पुर्तगाल के बाद जो है डच का आगमन होता है और डच जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट यूरोपियन कंट्री का भाग है। तो आप देख सकते हैं कि डच देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन डच था जो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में आगमन किया। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे तो कार्नेलियस डी हाउटमैन, जी हाँ कार्नेलियस डी हाउटमैन। जिस तरह से पुर्तगाल में आप देखेंगे तो पुर्तगाल में कौन थे, वास्को डी गामा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति जो दक्षिण पूर्व एशिया में वो डच आया था, तो आपका हो जाएगा कार्नेलियस डी हाउटमैन, ठीक है। और कब आया था, तो 1596 में। देखिए जब भी पढ़े तो आप मैप के साथ पढ़ें। तो यहाँ सुमात्रा और बेंटम है, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि सुमात्रा और बेंटम किस जगह पे है। तो जब हम भारत का मैप देखते हैं तो जब भारत के मैप जब साउथ एशिया के पास जाते हैं तो ये सिंगापुर, मलेशिया और छोटा सा ये द्वीप आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का। तो ये जो पार्ट पड़ता है, यही पार्ट जो होता है सुमात्रा है और इसी के पास जो है बेंटम है, ठीक है। तो इसी सुमात्रा और बेंटम के पास जो है सबसे पहले डच आए थे। और किस लिए आए थे, तो आप ये याद जान लें, क्योंकि देखिए जो इंडोनेशिया के ये जो दो पॉइंट है ये काली मिर्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काली मिर्च के लिए। और इसी काली मिर्च का जो व्यापार था वो डच को अट्रैक्ट किया, इसलिए सर्वप्रथम कार्लेनियस डी हाउटमैन जो है वो सुमात्रा और बेंटम में 1596 में आते हैं। फिर उसके बाद धीमे धीमे जब इन्होंने सुना कि कोई देश बगल में है जो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया बोले तो उसके पास काफ़ी संसाधन है, तो चलो वहाँ व्यापार करने की सोचते हैं। तो सर्वप्रथम जो है जब वो भारत में एंट्री करते हैं तो वहाँ जो डच सांसद हैं उन्होंने 1602 में, मार्च 1602 में एक संयुक्त कंपनी की स्थापना किया। देखिए संयुक्त कंपनी का मतलब क्या होता है कि जहां प्राइवेट प्लस पब्लिक मतलब गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कंपनी का स्थापना किया, ठीक है, दोनों मिलकर कंपनी की स्थापना किया। देखिए पुर्तगीज में क्या था कि गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला था कि ओके आप जाओ व्यापार करो, ब्रिटिशर्स में भी क्या था कि आप जाओ व्यापार करो, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था। लेकिन डच में क्या था कि दोनों मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर जब किए तो इसको कहा गया है संयुक्त कंपनी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए यूरोपियन में वो पहला कौन कंट्री था जिसने ज्वाइंट वेंचर पे अपनी कंपनी की स्थापना की थी, मतलब संयुक्त कंपनी की स्थापना की थी। तो वो जो कंपनी है वो डच की थी, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टम में खोला था। अब देखिए मसूलीपट्टम अभी आज के समय में ये आंध्र प्रदेश में है, आज के समय में कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। तो आपको लोकेशन याद रहना चाहिए, तभी आपकी हिस्ट्री की चीज़ें मेमोराइज रहेगी। अगर आप जो ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेमोराइज रहेंगी और एग्जाम हॉल में आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि देखिए जो आगे मैं आपको चार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इस चार्ट से जब आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इसी चार्ट से यूपीएससी ने बीपीएससी ने वन डे एग्जाम होता है, साथ ही साथ आपके यूपीपीसीएस जितने भी पीसीएस है सब में ये क्वेश्चन पूछा गया। और किस तरह से पूछा गया मैं आपको जिक्र करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप देखेंगे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि इन जगहों में से कहाँ पे डच ने अपनी कंपनी स्थापना नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 जगहों का नाम दिया जहाँ पर डच ने अपनी कंपनी की स्थापना किया था। जब आप इस फैक्ट को पढ़ कर जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत हो पाएगा? नहीं। तो आप देखिए कौन कौन सा वो जगह था। सबसे पहला मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में 1605 में मैंने आपको बताया। फिर पुलिकट ये भी तमिलनाडु में है 1610 में। फिर सूरत में जो कि गुजरात के पास है 1616 में। फिर बिमलीपट्टम आंध्र प्रदेश 1641 में। फिर कराईकल में देख सकते हैं जो तमिलनाडु के पास है 1645 में। फिर चुनसुरा जो है वो बंगाल में है 1653 में। कासिम मजार जो कि काफ़ी आप नाम सुनेंगे आगे इतिहास में 1658 में। पटना जो कि उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था बिहार में, वो 1658 में। बालसोरा जो बालसोर है उड़ीसा में 1658। नागपट्टम तमिलनाडु 1659 और कोची 1663।
तो देखिए ये सारे जो आपके जो टेबल है इसमें सारे मैंने कंपनी का कहाँ कहाँ स्थापना किया था उसको लोकेट करवाया है। आगे मैं मैप भी इसमें अटैच किया हूँ, उस मैप के माध्यम से आप उस जगह पे लोकेट कर लेंगे, जिससे आपको आसानी माने सुविधा होगी पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट का मैं आपका तरीका बता रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि सर्वप्रथम कहाँ पे कंपनी स्थापना किया, तो मसूलीपट्टनम 1605, ये कोई भी आंसर दे सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए सूरत में कब किया था, तो 1616 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिंसूरा में कब किया था, तो 1653 में किया था। तो इससे क्या होगा कि आपके फैक्ट जो है वो आपको हमेशा मेमोराइज रहेंगे, इसलिए मैंने ऐसा टेबल बनाकर आप लोग को दिया है कि आपको कहीं और खोजने की जरूरत ना पड़े, फैक्ट एक जगह आपको मिल जाए। दूसरा जो फॉर्मेट हो सकता है वो मैच द फॉलोइंग में हो सकता है। मैच द फॉलोइंग में कि इधर डच की कंपनी और इधर राज्य दे देगी कि आप राज्य बताइए। जैसे मसूलीपट्टनम है तमिलनाडु दे दिया जाएगा, पुलिकट है गुजरात दे दिया जाएगा, सूरत है बिहार दे दिया जाएगा, और चिंसूरा है बंगाल दे दिया जाएगा। और क्वेश्चन बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच है, तो चिंसूरा बंगाल सही है क्योंकि मसूलीपट्टनम आंध्रा था, पुलिकट जो तमिलनाडु था, और सूरत गुजरात में न कि बिहार में है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि फॉर्मेट तैयार करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एनालिटिकली। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे क्या है टफ होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको हर तरीके से तैयार आना पड़ेगा बैटल फील्ड के लिए कि मेरा बैटल फील्ड जो है वो छोटे, देखिए जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से बैटल फील्ड भी आपका बढ़ता जा रहा है, पढ़ने की क्षमता हर लोगों की बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको एक स्मार्ट स्टडी जो आपको हर जगह हर एक फैक्ट एक जगह मिल जाए, बस आप उसको पढ़ कर जाए एग्जाम में आसानी से पाले। तो मेरे नोट्स में हर एक चीज़ है, आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा किसी भी बुक में। ये बहुत सारे बुक को मिला करके तैयार किए गए नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करके साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि डच ने सब, देखिए हमने पहले चिंसूरा और कासिम बाजार पढ़ा है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में 1658 में कंपनी की स्थापना किया। लेकिन क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीएससी में कि बताइए डच ने सर्वप्रथम बंगाल में कहाँ फैक्ट्री स्थापना किया था, याद रखे जगह का नाम था, तो वो था पिपली इज अ राइट आंसर। ठीक है, पिपली इज अ राइट आंसर। लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हो सकता है वो चेंज हो सकता है कि क्वेश्चन कि डच ने बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में किया था, कब किया था। अब वो आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा कब किया था, तो कब किया था 1627 में, तो इसको याद रखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैप है, इस मैप में जैसे जैसे मैंने आपको बताया तो आप देख सकते हैं मैप में मैंने आपको पटना का जिक्र किया 1658 में, फिर मैंने आपको कासिम बाजार का जिक्र किया, देख सकते हैं कासिम बाजार यहाँ है, चिंसूरा यहाँ पे है, बालासोर, फिर मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकट, देन आफ्टर नगापट्टनम और कोची। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो ट्रेड सेंटर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये डच के थे। ठीक है, और डच ने देख सकते हैं कि देखिए जब आप ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो इस पार्ट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। ये जो केरला के पास, जो केरला से इस टिप जो इसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, और जो तमिलनाडु के पास बार होती है उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो डच ने क्या किया था कि भारत के मालाबार प्लस कोरोमंडल दोनों ही कोस्ट पे अधिकार कर लिया, जिससे क्या हुआ कि पुर्तगीज को इस कोस्ट से जाना पड़ा और फिर डच ने अपना व्यापारिक एकाधिकार घोषित कर लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मलाबार तट पे कोची, देखिए कोची यहाँ पे है, और कन्नूर भी इसी के आसपास में, कन्नूर पे उन्होंने क्या किया था अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक है, तो मतलब मलाबार तट पे इन्होंने दो व्यापारिक केंद्र बनाया था, एक था कोची और दूसरा था कन्नूर। और आगे हम ये देखेंगे 1690 में जब, तो इन्होंने क्या किया था 1690 में नेगापट्टम, मतलब जो नागापट्टम है उसके स्थान पर पुलिकट को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो मतलब देख सकते हैं कि जो ये नेगापट्टम है इसको हटा करके इन्होंने पुलिकट को अपना क्या किया था, व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डच के व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ पर थे। तो देखिए व्यापारिक केंद्र का मतलब एक ट्रेड सेंटर होता है, मतलब जहाँ से वो मेन ट्रेड कर सकते थे। मतलब कंपनी तो बहुत जगह थी लेकिन सारा सामान वहाँ पे आ करके फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करना या इसी पॉइंट पे इंपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए डच का ट्रेड सेंटर कौन कौन सा था इंपॉर्टेंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट में आपका जो हो जाएगा कोची हो जाएगा, कन्नूर हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा, और एक समय क्या था नेगापट्टम। ये चार ऐसे प्लेसेस थे जो ट्रेड सेंटर के लिए जाना जाता था डच का। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे कि डच जो है सिर्फ ट्रेड सेंटर ही नहीं, इन्होंने डच ने मसाला द्वीप बोले तो इंडोनेशिया पे, 1658 में सिलोन मतलब श्रीलंका पे, 1641 में मलक्का, आपको पता है मलक्का स्टेट कहाँ पे है,
जैसे आप जब आगे जाएंगे तो इस तरह से आपको मलेशिया और सिंगापुर मिलेगा, और दोनों के बीच में जो गैप है इसी गैप को मलक्का स्ट्रेट करते हो। और ये आज के समय भी मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। वर्ल्ड का हाफ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा ट्रेड जो है इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। तो मलक्का स्ट्रेट जो है शुरू से ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है, चाहे वो मिडिएवल काल में रहा हो, चाहे मॉडर्न में हो, चाहे अभी के समय में कंटेम्प्रोरी में, मलक्का हमेशा एक व्यापारिक केंद्र रहा है। तो मलक्का पे जो है डच ने पुर्तगीज से 1641 में क्या किया था, जीत लिया था। और फिर 1659 में तंजौर तर्ज पे नेगापट्टम जो हमने आपको दिखाया उसको भी पुर्तगीज से इन्होंने जीत लिया था। आप देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितने भी यूरोपियंस आए भारत में, क्या उन्होंने अपने दम पे या अपनी शक्ति के दम पे भारत पर राज किया? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक कोई आंतरिक व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है तब तक कोई बाहरी व्यक्ति हम पे आक्रमण नहीं कर सकता है, हम पे राज नहीं सकता है। और देखिए वैसे भी हम भारतीयों के दोष नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जो है एक बात पे विश्वास करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे, मतलब पूरा जो विश्व है उसको हम लोग एक घर का समान मानते हैं और हृदय से सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जो यूरोपियंस थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक तरह से सिर्फ एक व्यापार के तौर पर हमें देखा और देखा कि यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे किया जाए, कैसे भारत को लूटा जाए, कैसे इन्हें मूर्ख बनाया जाए, वही काम सारे यूरोपियंस ने किया। वो पहले आए व्यापार करने, फिर बाद में इंटरफेयर करना शुरू किए। जब ब्रिटिश काल जब पढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच सबसे ज़्यादा करते हैं इंटरफेयर इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और बाद में क्या होता है, भारत अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं। डच उतना नहीं कर पाए क्योंकि डच थोड़े कमज़ोर थे ब्रिटिश के तुलना में इन नेवल पावर में। तो आगे जब हम कल पढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स बताएंगे आपको कि किस हिसाब से ब्रिटिशर्स आते हैं और भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं, फिर भारत पे राज करना शुरू करते हैं, फिर भारत को खोखला बना देते हैं। मतलब जो भारत की को सोने की चिड़िया की जो छवि थी उसको एकदम एक तरह से बेकार कर दिया, जीडीपी ग्रोथ गिरा दिया। तो ये हम ब्रिटिशर्स के टाइम में हम पढ़ेंगे, फिलहाल डच पे फोकस करते हैं। तो देखिए डच में हम देखेंगे कि वो कौन कौन ऐसे आंतरिक शक्ति थी, जो राज्य था, जो उन्होंने सपोर्ट किया किसे, डच को। तो देख सकते हैं गोलकुंडा है कि सुल्तान, जिंजी, मदुरई और तंजौर, ये सभी ने क्या किया कि इनको कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कम शुल्क बोले तो टैरिफ में कमी कर दिया गया। टैरिफ में दो प्रकार का हो सकता है, एक एक्सपोर्ट टैरिफ हो सकता है, दूसरा इंपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट में ये कि जैसे मान लीजिए कि आप भारत से कुछ बाहर ले जा रहे हैं तो चलिए हम आपको इतने % की छूट दे रहे हैं। मतलब आप 100 रुपया आपको लग रहा है तो चलिए इसमें हम सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको हम 10% की छूट दे रहे हैं, आपको 90 रुपया लगेगा। जब आप एंट्री कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चलिए आपको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है तो हमने 50% आपको कर दिया। इससे क्या हो गया कि जो बाहरी जो यूरोपियंस थे वो महंगे से महंगे दाम पे मतलब ले जाते थे यहाँ से और कम से कम दामों पे यहाँ बेचते थे। इससे क्या होता था कि हमारे जो किसान थे या जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था एक तरह से डच के काल से ही, और बाद में ब्रिटिशर्स और आपके फ्रेंच ने तो उसको और ही अति कर दिया था। तो हम ये देखते हैं कि अब ये लोकेशंस गोलकुंडा कहाँ पे, मदुरई, जिंजी और तंजौर कहाँ पे, अपने मैप के माध्यम से। तो आप जब देखेंगे मैप पे, देखिए गोलकुंडा आपको यहाँ पे नजर आएगा, तंजौर जो है आपको इस रीजन में नजर आएगा जो नेगापट्टम है, और आपका मदुरई जो है ये कर्नाटका रीजन्स में आते हैं, और जिंजी जो है जो आपके केरला रीजन में आते हैं। तो मतलब ये ऐसे 4 राज्य थे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, देखिए ये सारे व्यापारिक केंद्र थे। और इसी व्यापारिक केंद्र पे डच को जब टैरिफ में, जब आपको शुल्क में रियायत मिल जाए तो क्या आप व्यापार नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। और डच को यही मिला, दोनों ही कोस्पेन को व्यापार शुल्क में क्या मिली, राहत मिली, और जिससे क्या हुआ, डच का व्यापार काफ़ी बढ़ता चला गया। और इससे क्या हुआ कि फिर और यूरोपियंस भी अट्रैक्ट हुए और भारत की जो दशा हुई वो हम इतिहास में हर कोई जानता है। फिर डच जो है मुख्यतः काली मिर्च मसालों के प्रति रुचि रखते हुए, जिसका केंद्र इंडोनेशिया था, जो कि मैं शुरू में बताया था कि जो डच थे वो सर्वप्रथम काली मिर्च और मसालों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट थे। फिर बाद में कपड़ों के लिए रेशम के धागे, इंडिगो, अफीम, सोडा, इसके लिए ये प्रसिद्ध हो गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में रेशम के कपड़े का जो प्रसिद्ध किसने किया, तो डच ने किया। सोडा को किसने एकाधिकार किया, तो डच ने किया था, ठीक है। और बाद में ब्रिटिशर्स इस पे एकाधिकार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट पे भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया लाकर भारी मुनाफा कमाया। मतलब कि जो दक्षिण, ये देखिए भारत है
और यहाँ पर आपको हम देख सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु का कोस्ट। यहाँ पर मैंने नेगापट्टनम आपको बताया और पुलिकट इसी के आसपास है। यहाँ से ये व्यापारिक केंद्र से एक्सपोर्ट करके दक्षिणी पूर्व एशिया में काफ़ी लाभ कमाया, ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ क्या है कि मसूलीपट्टनम, सिर्फ मसूलीपट्टनम ही नहीं, साथ ही साथ आप देखेंगे सूरत आगे चल के, तो सूरत, ये दो ऐसे प्लेस है जहाँ से ये नील का निर्यात करते थे। ठीक है, फिर ये क्या करते थे, डच की अफीम, रेशम, सूती वस्त्र को जावा, चीन में लाभ कमाया। अब जावा कहाँ है, ये एक इंडोनेशिया का छोटा सा द्वीप है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कासिम बाजार में स्वयं के रेशम की चक्की की फैक्ट्री भी स्थापित कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डच जो है रेशम की चक्की की स्थापना कहाँ किया था, तो कासिम बाजार में किया था। और कासिम बाजार कहाँ पे है, तो बंगाल में है। और बंगाल में इसके स्थापना, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1658 में हुई थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन, यूपीएससी 2017 और आई थिंक 18 दोनों में से किसी एक ईयर में पूछ चुकी है कि बताइए जो डच है वो भारत से क्या क्या निर्यात करते थे। तो पहले मसाले हैं, फिर नील है, फिर कच्चे रेशम है, वस्त्र है, अफीम है, कपास है, चावल है, सोडा है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से डच किसका ये निर्यात करते थे। तो ये सारे वस्तु थे जिस पे वो निर्यात करते थे। देखिए इस पे मैं आपको MCQ का फॉर्मेट लेकर भी आऊँगा, लेकिन MCQ कब वैलिड ज़्यादा होता है, जब आप कोई चीज़ डिटेल पढ़ के आएंगे और उसी MCQ को जो आप लगाएंगे तो आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी कि मैंने पढ़ा है और ये MCQ मुझसे लग रहा है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट मैं चाहता तो आपको MCQ के माध्यम से पढ़ा सकता था और आपको और सारे टीचर की तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप डिटेल पढ़ें, और जब डिटेल पढ़ ले तो इसी पे मैं आपको 50 से 100 आपके MCQ लेकर आऊँ लास्ट में, और इस पे फिर से डिटेल चर्चा करूँ, आपको बताऊं कि देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, ये मेरे इस नोट्स में मिल जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ ले। तो ये सारी चीज़ क्या होगी, आपको बेनिफिट पहुँचाएगी आपके एग्जाम में। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में ही है, लेकिन आप इसको देखेंगे कि ये इंडिगो जो है वो कहाँ से मैन्युफैक्चर करते थे। तो इंडिगो को ये यमुना वैली से और सेंट्रल इंडिया से। ठीक है, आप मैप में देख लेंगे कि यमुना वैली कहाँ पे और सेंट्रल इंडिया, मतलब MP और जो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सम पार्ट ऑफ राजस्थान हो गया, कुछ हरियाणा का पार्ट हो गया, वहाँ पे ये लोग इंडिगो करते थे। साथ ही साथ शुरू से ही, प्राचीन काल से ही टेक्सटाइल और सिल्क के लिए बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट जो है, कोरोमंडल कोस्ट स्पेशली इन तमिलनाडु काफ़ी प्रसिद्ध है। आपका तंजौर जो कहा जाता है वो सिल्क के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, फिर साल्टपीटर जिसको हम लोग हिंदी में सोडा कहते हैं, सोडा। ठीक है, ये बिहार से अफीम और राइस जो था ये गंगा वैली से ये लोग क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। साथ ही जो आपका डच थे, डच का जो कपड़ा का उत्पादन केंद्र था वो प्रोटोनोवा में था। मसूलीपट्टनम और सूरत जो था नील निर्यात के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ क्या होता है कि एक और यूरोपियन नेशन जो ब्रिटिशर्स थे उनका आगमन होता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग क्यों थे, तो देखिए इनके पास वेपन्स काफ़ी मॉडर्नाइज था, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। कहाँ पे, ब्रिटेन में एक प्रोसेस चल रहा था, इसलिए डिस्कवरी पे डिस्कवरी हो रहा था। दूसरा, नेवल में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इनकी आर्मी डिसिप्लिन थी, जिस कारण से क्या हुआ कि इन्होंने डचों को हरा दिया, और डच को हरा करके फिर से भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने डच को किस युद्ध में हराया था। तो बैटल ऑफ हुगली एक है जिसको हम लोग बेदरा का युद्ध कहते हैं, उसमें डचों को अंग्रेजों ने हराया और फिर अंग्रेज ने अपना जो अधिकार स्थापित किया। अब क्वेश्चन यह सकता है कि अंग्रेज की ओर से किसने नेतृत्व किया था। तो आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो अंग्रेज की ओर से नेतृत्व किए थे। और रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो 1757 की जब बैटल ऑफ प्लासी होती है तो वहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव है। 1759 में जब आप देखेंगे तो वहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव है। मतलब रॉबर्ट क्लाइव एक हीरो के तौर पे बन के आए थे अंग्रेज के लिए, और कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव ही था जिसने अंग्रेजों की नींव जो है भारत में एक स्थापना किया, मतलब स्ट्रॉन्ग नींव। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लोग और वायसराय गवर्नर ने अंग्रेजों की नींव मजबूत करते गए। ठीक है, जब हम आगे ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे डिटेल कि कैसे क्या हुआ था। फिर आगे चलते सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है कि संयुक्त पूंजी की शुरुआत करने वाला प्रथम कंपनी कौन है, कौन सा यूरोपियन था। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ज्वाइंट वेंचर हो। ज्वाइंट का मतलब एक से अधिक लोग। अब एक में दो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दो मिलाकर किए थे, इसलिए यहाँ पे जो संयुक्त था। ठीक है,
तो और इसका जो टोटल था ये 65 लाख गिल्डर था, आप देख सकते हैं। फिर इनकी कंपनी का नाम जो था वेरनेगेडे ओस्ट इंडीज़ कंपनी का नाम था, और 17वीं शताब्दी में रेशम के धागों का उत्पादन का महत्व डच ने बढ़ाया। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने जितने फैक्ट आपको बताए हैं, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, और वीडियो देखने के बाद जहां भी आपको डच से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले आप लगा कर देखें, और बताएं कि क्या उसमें ये इससे ज़्यादा फैक्ट है या नहीं है। आप देखेंगे कि ये मेरे वीडियो में जितने फैक्ट बताए गए, जितना मैंने एनालाइज करके, जितना मैंने आपको ज्योग्राफिकल के हिसाब से, मतलब मैप के हिसाब से बताया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सीरीज के अंत में जब मैं फ्रेंच ख़त्म कर दूंगा तो आपके लिए MCQ भी लेकर आऊँगा, और MCQ के माध्यम से आपको अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक आपसे आग्रह है, विनती है कि अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब भी मेरा वीडियो आए आप तक पहले पहुंचे, और आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए जिस तरह से एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आपको एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। और जब आपके पास अच्छे कंटेंट अगर फ्री में मिल रहा है तो फिर उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें भीड़ की तरफ जानी चाहिए। देखिए भीड़ की तरफ हर कोई जाता है और फ़ायदा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखेंगे कि वो नॉर्मल एक एजुकेटर से पढ़ लेते हैं, तो या उनके PDF से उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बाद में जब उन्हीं का नाम लेते हैं तो लोग फिर उसी भीड़ के पीछे दौड़ते हैं। तो उससे अच्छा है कि जब भीड़ बने उससे पहले आप इसका फ़ायदा ले लें। ठीक है, और इससे अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें आगामी एग्जाम में उनको फ़ायदा पहुंच सके। जैसे SSC का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे UPSC का एग्ज़ाम आने वाला बहुत सारे, या UPPSSC का आने वाला है, पेट का एग्ज़ाम आने वाला है। सभी एग्ज़ाम में ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे ही हिस्ट्री का सीरीज़ खत्म होगा तो मैं आपके लिए पॉलिटी का भी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स के भी लाऊंगा, ज्योग्राफी के लिए भी लाऊंगा। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे विनती है, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, आज